हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम लोग का लूसेंट का जो सीरीज चल रहा है उसमें फिजिक्स ऑलरेडी हो चुका है, बायोलॉजी के भी बहुत सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का सेक्शन है वो है श्वसन तंत्र। तो इस वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र ही पढ़ेंगे। इससे पहले एक प्यारा सा सुंदर सा मोटिवेशनल कोट सुनिए और उससे आप लोग के अंदर थोड़ा सा एनर्जी और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी और एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। हवा के रुख को बदलना है, हवा के रुख को बदलना है, मिले ठोकर तो संभलना है। हवा के रुख को बदलना है, मिले ठोकर तो संभलना है। जब चल पड़े हैं मंजिल संग लेकर तो मंजिल को झुका कर ही दम लेना है। तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे इस टॉपिक का, श्वसन तंत्र जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और इसमें से जो लूसेंट है वो डिफिकल्ट हो गया है थोड़ा, तो इसको जहां हम लोग को नहीं समझ में आएगा उसको पिक्चर्स के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि पहले वाले वीडियो में समझते आए हैं। ठीक, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होती है वो फेफड़ा होती है या फिर फुफ्फुस होती है। फेफड़ा को ही फुफ्फुस कहा गया है, लंग्स। यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए जो फेफड़ा है उसको फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि जो लंग्स होती है उसके द्वारा श्वसन होता है, इसलिए इसको फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। तो जो श्वसन तंत्र है उसके अंतर्गत वो जितने भी जो पार्ट्स हैं जिसके द्वारा कि वायु का आदान प्रदान होती है, अर्थात कि ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है इसके माध्यम से। जैसे कि नासा मार्ग, इसकी भी जरूरत होती है क्योंकि नाक से ही तो जाती है वायु अंदर बाहर। ग्रसनी लैरिंक्स जो होती है उसकी भी आवश्यकता है, या स्वर यंत्र भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा ट्रेकिया की आवश्यकता है, ब्रोंकाई का, ब्रैंक्यूल्स का और फेफड़े का। तो चूंकि ब्रोंकाई ब्रैंक्यूल्स सब फेफड़े के पार्ट्स ही हैं, फेफड़े के अंदर ही आते हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स को ये नाम दिया गया है, जिसको कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, नासा मार्ग नेसल पैसेज क्या है? तो नासा मार्ग जो होती है नेसल पैसेज वो होती है, इसका मुख्य कार्य होता है सूंघने से संबंधित। ठीक, किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को सूंघता है, चाहे गंदगी हो, चाहे टेस्ट हो, या फिर कोई भी चीज हो, सुगंध हो या कुछ भी हो, तो इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। यह श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है। इसके भीतर की जो गुहा होती है, इसके भीतर की गुहा को म्यूकस कला या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में स्थित होता है। तो जो नासा है, नासा के भीतर की जो गुहा होती है उसको म्यूकस कला, म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह स्तर जो है लगभग आधा लीटर 1/2 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। यह जो है ना म्यूकस गुहा है, म्यूकस कला जो है वो आधा लीटर, हाफ लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। यह जो स्तर है धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। तो जो म्यूकस कला होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो जीवाणु को और भी जो छोटे छोटे जीव हैं, धूल के कण हैं, इन सभी को अंदर जाने से, शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। इसके अलावा यह शरीर में प्रवेश करने वाले वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बनाती है। ग्रसनी या फायरिंग्स क्या है? तो फायरिंग्स जो है वह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है। फायरिंग्स या ग्रसनी जो होती है वो जब नाक खत्म होती है, जो नोज हमारी है उसके जस्ट पीछे ही होती है ग्रसनी। एक इसको फिगर देख लेते हैं। ठीक, एक फोटो है, इस फोटो में पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा अंग कहाँ है, उसके बाद इसका डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आइज है, आइज के ऊपर यहाँ पे है उसको साइनस बोला गया है, और यहाँ भी है ये जो रेड वाला सेक्शन है, ये वाला और ये तीनों को बोला गया है साइनस। ठीक, ये हो गया साइनस। इसके बाद है नासल कैविटी। तो जो नाक है, यहाँ पे नाक है, इसको बोला गया है नसल कैविटी। और नीचे वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, एक कलर थोड़ा सा इसमें पता नहीं लग रहा है तो हम लोग डार्क कलर को ले लेते हैं, ये कलर भी पता नहीं लगेगा। तो ये वाला जो सेक्शन है ये है नसल ओरल कैविटी।
फिर यहाँ पे टंग है, हम लोग का जीभ है। यहाँ पे देखिए क्या है, लैरिंग्स है। ये जो गर्दन के पास होती है ना, ये होती है यहाँ पे लैरिंग्स। और उसके नीचे यहाँ फेफड़ा, देखिए फेफड़ा के लंग्स के थोड़ा सा बीच और थोड़ा सा ऊपर वाले भाग, ये जो है ऊपर ऐसे लाइन लाइन खींचा हुआ है, ये क्या है, ये है ट्रैकिया। तो ये जो है, ये जो लाइन लाइन खींचा हुआ है, फेफड़ा, लंग्स और जो गले है उसके नीचे वाला भाग, ये है ट्रैकिया। और गला जो गर्दन होती है वो भाग को बोला गया है लैरिंग्स। ठीक, ये लैरिंग्स है और उसके नीचे हो जाएगी ट्रैकिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ आगे जाने के बाद स्टर्नम होता है। स्टर्नम के बाद ये दो भागों में बट गया है, जिसको बोला गया है लेफ्ट ब्रोंकियोल, और उधर जाएगा तो वो हो जाएगा राइट ब्रोंकियोल। तो ये ब्रोंकियोल होते हैं दोनों लंग्स के दोनों साइड। और ये होती है जो बाहर इसको होती है, देखिए बाहर जो है ना, लंग्स को एक कवर प्रदान करता है बाहर, तो वही होता है रिप्स। रिप्स जो होती है वो बाहर जो कवर प्रदान करती है वही रिप्स होती है। ठीक, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब इधर ई पट्टी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ई पट्टी देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एपिग्लोटस दे रहा है। एपिग्लोटस जो होती है ना, लैरिंग्स जो होती है, लैरिंग्स के ऊपर एक लगा हुआ वाल्व रहता है, उसको क्या करता है, बंद करने और ओपन करने का कार्य करता है एपिग्लोटिस। तो यहाँ पे ये एपिग्लोटिस है, सॉरी ये तो एस्फोगेस है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बीच में दिया हुआ है कलर, तो ये क्या है ना, एक तरह से ढक्कन का काम कर रहा है। लैरिंग्स और जो हमारा ग्रसनी होता है क्या है, जैसे कि वो स्वर यंत्र होती है। तो जो हम बोलते हैं वो अलग होती है, जो हम खा रहे हैं तो वो पेट के अंदर जा रही है वो अलग है। तो दोनों पे एक ढक्कन लगा होता है, कवर होती है, उसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। ठीक, ये एपिग्लोटिस लगा हुआ है, यहाँ लैरिंग्स के ऊपर लगा हुआ है। ठीक, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे क्या है, फायरिंग्स है। अब लैरिंग्स और एपिग्लोटिस हो गया, इसके ऊपर जस्ट क्या है, फायरिंग्स है। और उसके ऊपर यहाँ पे जहाँ हमारा मुंह के अंदर से खाना लेते हैं, जहाँ पे जस्ट इन करता है, यहाँ पे देखिए इस सेक्शन पे इन करता है, उसको बोला जाता है टॉन्सिल्स। उसको बोला जाता है टॉन्सिल्स। बस इतना ही जानना है। इधर तो हो गया राइट लंग और वो लेफ्ट हो गया। अब इसको हम लोग, इसमें और कुछ तो है नहीं जो हम लोग को, हाँ अब देखिए एक चीज और है कि जब लंग्स को मतलब उसको जूम आउट किया हुआ, जैसे लंग्स का एक छोटा सा जो भाग है ना, इसको यहाँ पे जूम आउट किया है। तो जूम आउट करने पे देखिए इस तरह का कुछ डिजाइन दिख रहा है। तो ये जो डंडी जैसा है ना, ये डंडी वाला को बोलते हैं ब्रोंकाइल। ये डंडी है वो है ब्रोंकाइल। अब वो भी छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ है, तो उसी खंडों को बोला गया है पल्मोनरी वेन, कैपिलरीज, और ये क्या है, एल्विलियल एयर सैक। तो इतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है, इसको आप हटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका लूसेंट का थ्योरी। ठीक, तो अब हम लोग को पता चल गया कि हमारे शरीर में कौन सा अंग कहाँ पे है। अब इसको पढ़ते हैं। तो जो ग्रसनी होती है वह नासा गुहा की ठीक पीछे स्थित होती है, फायरिंग्स जो होती है। ठीक है, नाक के नीचे ही था फायरिंग्स, उसके बाद स्टार्ट होता है लैरिंग्स या फिर स्वर यंत्र। ये ग्रसनी फायरिंग्स के बाद स्टार्ट होती है। तो श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को, देखिए जो खाने वाला है उसको, और ट्रैकिया को जोड़ता है। और ट्रैकिया कहाँ होता है, तो ये लैरिंग्स के भी नीचे होता है। दोनों जब लंग्स था, लंग्स के बीच में कोई ऐसे था ना, उसके ऊपर ऐसे ऐसे पाई, तो वहीं था हमारा ट्रैकिया। तो उन दोनों को जोड़ने का कार्य लैरिंग्स या स्वर यंत्र करती है, वहीं से हमारा आवाज भी आती है। मतलब स्वर है वो ध्वनि का है, वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स या फिर स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य होता है ध्वनि उत्पादन करना, इसी लैरिंग्स से निकलता है। जो लैरिंग्स है वो प्रवेश द्वार पे एक पतला पत्ती समान कपाट होता है, जो हम लोग ऑलरेडी मैप में देख चुके हैं, जिसको बोला गया है एपिग्लोटिस। वो जो उसको ढक्कन है जो लैरिंग्स को श्वसन मार्ग से अलग करता है, उसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। जब कुछ भी निगलना होता है या खाना होता है, तो ये जो एपिग्लोटिस है वो बंद हो जाता है, क्योंकि खाना हमारा स्वर यंत्र में नहीं जाए, और इससे भोजन जो होती है वो श्वास नली में प्रवेश नहीं करती है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि यहाँ तक ग्रसनी तक तो हमारा खाना और सांस सब जाता है सेम, लेकिन वहां से जाके वो अलग अलग हो जाता है। खाना चल जाता है अपना अलग ग्रसनी में, और यहाँ जो वायु है, जो सांस है, वो आ जाती है इधर लैरिंग्स के से होते हुए चल जाती है। और लैरिंग्स जोड़ता है किसको, ट्रैकिया को। तो ट्रैकिया में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो ट्रैकिया है, जो ट्रैकिया था ना, ट्रैकिया जैसे कि यहाँ पे ये था हड्डी, स्टर्नम था, इसके ऊपर ऐसे ऐसा था पटला। ये ट्रैकिया वक्ष गुहा थोड़ी कैविटी में प्रवेश करती है।
अब ये जो ट्रैकिया होती है अब डायरेक्ट ये दोनों तरफ लंग्स में प्रवेश करती है। ट्रैकिया के दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रैंकियोल कहते हैं। ठीक, अभी जो ट्रैकिया था, चूंकि ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया में डायरेक्ट ला रहा है कौन, वायु को, यहाँ से लैरिंग्स ला रहा है जो कि हमारा स्वर यंत्र है जहाँ से ध्वनि निकलती है। अब इसको खाना से मतलब नहीं है, यहाँ तक तो लैरिंग्स था तो दोनों आया साथ में, और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, श्वसन इधर से आ गया और खाना इधर से निकल गया। इसीलिए बोला जाता है कि खाते समय क्या होती है, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि खाते समय जब हम बोलेंगे ना तो यहाँ पे जो ढक्कन है वो खुल जाएगा, तो खाना क्या होगा, यहाँ से न जाके इसमें भी घुस जाएगा, क्योंकि आवाज तो यहीं से आ रही है, इसीलिए कहा गया है और सही बोला गया है। देखिए उस समय जब ये सब चीजें कहा गया था उस समय इतना नहीं था विज्ञान डेवलप, फिर भी लोग बोले हैं ऐसा। तो अब उसके बाद ट्रैकिया में दे दिया लैरिंग्स, आके वायु दे दिया, अभी ट्रैकिया दो भाग में बट गया, इधर जाएगा दायां इधर जाएगा बायां। तो अब दोनों को प्राथमिक ब्रैंकियोल कहते हैं। दायां ब्रैंकियोल जो होती है, मतलब दाहिने साइड जो होती है ब्रैंकियोल, वो 3 शाखा में बट जाती है, वो 3 ओर बटेगी और यह दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। अब फेफड़ा में वह वायु चला जाएगा। अब उसको खाना से मतलब नहीं, खाना अपना बीच से जारा नली से जाए। उसके बाद जो बायां ब्रैंकियोल होती है वो 2 शाखा में, मतलब दाईं तरफ 3 और बाईं तरफ सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। उससे भी मुख्य दायां होता है, इसलिए दाईं तरफ 3 और बाईं तरफ 2। फेफड़ा जो होती है, लंग्स जो होती है, वो वक्ष गुहा में 1 जोड़ी फेफड़े होते हैं। तो जो फेफड़ा 1 जोड़ी होता है, ठीक है, सबको पता है। इनका जो रंग होता है वो लाल होता है और इनकी रचना जो होती है वो स्पंज के समान होती है। तो हमारा स्पंज जैसा वो दिखता है और रेड होता है। दायां फेफड़ा जो होती है बाएं फेफड़ा की तुलना में बड़ा होती है, ऑब्वियस से बड़ा होगा क्योंकि उसमें 3 ब्रैंकियोल होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा जो होती है एक झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। फेफड़ा को भी एक झिल्ली चाहिए, कोई भी चीज है उसको सेव करने के लिए झिल्ली चाहिए ना, तो वो जो झिल्ली से घिरी रहती है उस झिल्ली का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। जो झिल्ली से घिरी रहती है उस झिल्ली का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में जो रुधिर कोशिकाएं होती है उनका जाल बिछा रहता है। फेफड़ा में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर O2 जो होती है वो रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। श्वसन जो है वो 4 भाग में बंटता है। पहला है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल। दूसरा है गैस का परिवहन, मतलब बाहर से हम सांस लेंगे छोड़ेंगे, फिर गैस जब अंदर गया तो उसका परिवहन होगा, इधर से उधर जाएगा। फिर आंतरिक श्वसन होगा, अर्थात खाना पचने उचने का जो प्रोसेस चलता है। और उसके बाद होती है कोशिकीय श्वसन, फिर कोशिकाएं आपस में श्वसन करती है। तो 4 स्टेप में श्वसन होता है। बाह्य श्वसन जो है वो यह निम्न 2 पदों में विभक्त होता है, श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। जो बाह्य श्वसन है वो 2 भागों में बटा है। बाह्य श्वसन 2 भाग में बटा है। पहला है श्वासोच्छ्वास और दूसरा है गैसों का विनिमय। तो श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग में क्या होती है, वायु लेना और छोड़ना। तो फेफड़ों में निश्चित दर से वायु को भरा जाता है और वो निकाला जाता है। ब्रीथिंग जो श्वासोच्छ्वास है उसमें फेफड़ा में वायु एक फिक्स रेट से अंदर जाती है फिर धीरे धीरे बाहर निकलती है, जिसे सांस लेना या फिर श्वासोच्छ्वास या फिर ब्रीदिंग कहते हैं। श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। तो इसमें होती है 2 प्रकार का, एक होता है निःश्वसन, एक होता है उच्च श्वसन, अर्थात इंस्पायरेशन अंदर लेना, एक्सपायरेशन बाहर छोड़ना। निः मतलब अंदर नीचे लेना और उच्च मतलब बाहर की तरफ निकालना। तो इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे जो वक्ष गुहा होता है उसका आयतन बढ़ जाता है। ऑब्वियस से कुछ उसमें एक्स्ट्रा जाएगा तो उसका आयतन बढ़ेगा और फेफड़ा में एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। जब आयतन बढ़ जाएगा तो उसमें दाब जो प्रेशर है वो घटेगा, तो क्योंकि वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब आयतन बढ़ जाएगा तो निम्न दाब बन जाएगा, जिससे क्या हो जाती है कि वायु जो है वातावरण से फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। इसमें श्वसन के बाद वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकल करके वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन।
तो जब श्वास लेते हैं निश्वसन होती है, बाह्य श्वसन होती है, तो उसमें जो वायु ऑब्जर्व करते हैं उसका कितना % करते हैं। तो जो अंदर ली गई वायु होती है उसमें से 78.09% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि हमारे वायुमंडल में भी इतना विद्यमान होती है। चूंकि नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए जब वायु बाहर निकलती है अर्थात जब उच्छ्वसन होती है तो एक्सपायरेशन होता है जब, तो नाइट्रोजन सेम उतने ही अमाउंट में बाहर निकल जाती है, जबकि जो ऑक्सीजन होती है वो 17% बाहर निकलती है। ऑक्सीजन 17% बाहर निकलेगी, वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह 4% निकलती है, क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग होता है लगभग कितना, तो 17 4 21 होता है ना, तो ये 4% क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो जाती है 4% की। तो 4% इसमें उपयोग हो जाएगा ऑक्सीजन का और 4% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकलती है। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी, सांस द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर जो पानी है वो प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जब सांस लिया जाता है तो उसके द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है सांस के माध्यम से। गैसों का विनिमय क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज अर्थात गैसों का विनिमय है कि गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। जो गैसों का विनिमय होता है वह फेफड़े के अंदर होता है, तथा यह गैसीय विनिमय जो होती है वह घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। गैसों का विनिमय एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। यह गैसीय विनिमय खुली अवस्था में या फिर विसरण प्रवणता या डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पर हो सकता है। तो जो गैसों का विनिमय है वो किस प्रकार से होता है, गैसें किस प्रकार से घुलती हैं, तो वो है डिफ्यूजन ग्रेडियंट या विसरण प्रवणता के माध्यम से। फेफड़ा जो है, फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। तो फेफड़े में ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उन दोनों का विनिमय जो होती है उनके दाब में अंतर होने के कारण होता है। इन दोनों गैसों की विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। गैसों का परिवहन, तो गैसों का परिवहन कैसे होता है, गैसों का जो है O2 एवं CO2 फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना होता है और पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक या हीमोग्लोबिन के द्वारा होती है। जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो ब्लड में पाए जाने वाला लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा या उसी की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन का केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है, अर्थात कि जो हीमोग्लोबिन है उसके द्वारा 10 से 20% तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है। मात्र 10 से 20% ही हीमोग्लोबिन इसका परिवहन करता है अर्थात ले जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है, मतलब कि CO2 से तो 10 से जो है वो ब्लड के माध्यम के अलावा भी बहुत सारे तरीकों से होता है। तो यहाँ पे है पहला कि प्लाज्मा में घुलकर, तो कुछ CO2 का परिवहन जो होती है वो प्लाज्मा में घुल करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है उसके माध्यम से होती है, और इस रूप में टोटल जो है वो 7% CO2 का परिवहन होता है, 7% CO2 का परिवहन होता है। वहीं हीमोग्लोबिन से 10 से 20% का परिवहन होता है। और सबसे ज़्यादा परिवहन CO2 का किससे होता है, तो वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में होते हैं। सबसे ज़्यादा CO2 का परिवहन जो है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, लगभग 70% भाग।
लगभग 70% भाग जो है उसका परिवहन बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। वह रुधिर के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर के पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। तो CO2 का लगभग 70% भाग परिवहन होता है और जो ब्लड में पोटेशियम होती है और सोडियम होती है, तो ब्लड के पोटेशियम और सोडियम के साथ मिल करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ब्लड के पोटेशियम और सोडियम के बाइकार्बोनेट के रूप में 70% होता है। वहीं आंतरिक श्वसन जो होती है वह शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय द्वारा होता है और इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन होती है जिसमें शरीर के अंदर ब्लड होता है और उत्तक द्रव्य होता है, इनके बीच गैसीय विनिमय के कारण होती है आंतरिक श्वसन। फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय जो होती है उसको बाह्य श्वसन कहते हैं। फेफड़ों में होने वाले जो गैसीय विनिमय है उसको बाह्य श्वसन कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बाह्य से वायु आती है। इसमें जब रुधिर जो होती है उसमें कोशिकाओं में पहुंचता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन सहित, अर्थात कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जब कोशिका में पहुंचता है तो वहां पे जाकर के ऑक्सीजन को विमुक्त कर देता है, अर्थात कि ऑक्सीजन को छोड़ देता है और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और उसके बाद ऊर्जा का विमुक्त होती है, अर्थात कि ऊर्जा निकलती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो फेफड़ा होती है वो बाह्य श्वसन होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट बाहर की वायु लेती है और वहां से छोड़ती है और वहां से जो रुधिर है, जो ब्लड है, उसको हीमोग्लोबिन हो जाता, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाती है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है और वह फिर जाकर के कोशिकाओं में, विभिन्न शरीर के भाग के कोशिकाओं में जाकर के वह छोड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा 70% सोडियम और पोटेशियम के द्वारा, जो कि ब्लड में ही होता है, उसके द्वारा होती है और हीमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 20%, वहीं प्लाज्मा से 7% ब्लड का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिकीय श्वसन। अब कोशिकीय श्वसन क्या होता है? तो जब खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त जो ग्लूकोज होता है उसका कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है और इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मुख्यतः जो कोशिकीय श्वसन है वो 2 प्रकार की होती है। कोशिकीय श्वसन जो है वह 2 प्रकार की होते हैं, अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन। तो 2 प्रकार का जो कोशिकीय श्वसन है, अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन, उसमें से फर्स्ट है अनाक्षी श्वसन, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अनाक्षी श्वसन एनारेबिक रेस्पिरेशन। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको अनाक्षी श्वसन कहा जाएगा। इसमें ग्लूकोज जो होता है वह बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन या फिर शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। फिर से पढ़ते हैं इसको। अनाक्षी श्वसन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? तो वैसी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, अर्थात अनाक्षी है, अर्थात ऑक्सीजन रहित है। ठीक, और इसमें क्या होती है कि जो ग्लूकोज होती है वह मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। अर्थात कहने का ये अर्थ है कि जो मांसपेशी होता है, जैसे ह्यूमन है तो उसमें मांसपेशी है, तो उसमें ग्लूकोज क्या होती है, वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। वहीं बैक्टीरिया और यीस्ट की जब बात आती है तो उनकी कोशिकाओं में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होती है वो इथाइल अल्कोहल में विघटित होती है, ना कि लैक्टिक अम्ल में विघटित होती है। तो बैक्टीरिया यीस्ट की कोशिका में इथाइल अल्कोहल बनता है और फिर जो मांसपेशी होती है उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। इसे ही अनाक्षी श्वसन को ही शर्करा किण्वन या फिर शुगर फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसे ही शर्करा किण्वन या फिर शुगर फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। जब ऑक्सीजन के बिना जो होती है ऑक्सीकरण जब होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जब उसका
किण्वन होगा तो फिर उसको बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। अनाक्षी श्वसन के अंत में जो बनता है उसका नाम है पायरुविक अम्ल। तो फाइनली अनाक्षी श्वसन का जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होती है, उसको बोला जाता है पायरुविक अम्ल। अनाक्षी श्वसन जो होता है वह प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में होती है। इसके अलावा अंकुरित होते हुए बीजों में होती है, फलों में थोड़े समय के लिए होता है और परंतु इष्ट एवं जीवाणु में यह प्रायः देखा जाता है। और इष्ट और जीवाणु में जब ये होता है अनाक्षी श्वसन तो फाइनली क्या बनता है, एथिल अल्कोहल, एथाइल क्या था, एथाइल अल्कोहल, ठीक है, एथाइल अल्कोहल इसका लास्ट उत्पाद निकलता है। वहीं जब और क्या कह रहा है कि इष्ट और जीवाणु में तो ठीक है एथाइल अल्कोहल बनेगा। इसके अलावा मतलब कि मैक्सिमम केस किस में होती है, तो यह जो गहराई में जीव स्थित होते हैं, उत्तक होते हैं, उसमें होती है, या फिर जो बीज बन रहे होते हैं, क्योंकि बीज बन रहे हैं तो उनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा, या फिर फलों में थोड़े समय के लिए ये होता है। अब है अक्षी श्वसन जो कि ह्यूमन में होता है, बहुत सारे जीव जंतुओं में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें जो श्वसनीय पदार्थ होता है उसका पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है और इसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है वो दोनों का निर्माण होती है और काफी मात्रा में इसके साथ ही ऊर्जा का भी विमोचन होता है। यहाँ पे है ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा विमोचित होती है और जो ऊर्जा है वो है 2830 किलो जूल ऊर्जा। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होती है तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 6 अणु पानी बनेगा और 2830 किलो जूल ऊर्जा का भी विमोचन होता है। श्वसन एक अपचयी क्रिया होती है, कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। इससे क्या होता है कि शरीर के भार में भी कमी होती है। तो जो श्वसन है इसकी वजह से क्या होता है, शरीर के भार में भी कमी आती है और श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग से किया जाता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो मस्तिष्क का पश्च भाग होता है, अर्थात कि पिछला भाग होता है। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जो जटिल प्रक्रिया होती है वो 2 भागों में इनको बांटा गया है। इस जटिल प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें से फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस और सेकेंड है क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलिसिस तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ था, हाँ यहाँ पे था ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे देखिए ये जो अनाक्षी श्वसन हो रहा था इसी को ग्लाइकोलिसिस तो बोला गया था। तो ग्लाइकोलिसिस तो हम लोग पढ़ लिए थे, फिर भी यहाँ पे जो है उसको पढ़ते हैं। तो जब कोशिकीय श्वसन होती है उसमें 2 भाग होता है, पहला जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस होती है और जो दूसरा होती है वो क्रेब्स चक्र होता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस है तो इसका अध्ययन सबसे पहले एम्बडेन मेयरहाफ पार्सन ने किया था। ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहले जो है अध्ययन एम्बडेन मेयरहाफ पार्सन ने किया था और इसलिए इसे EMP पथ भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन एम्बडेन मेयरहाफ ने पार्सन ने किया और इसलिए इसे EMP पथ भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर। एम्बडेन, M से मेयरहाफ और P से पार्सन, तो इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को EMP पथ भी कहा जाता है। इसको अनाक्षी श्वसन या फिर एनारेबिक रेस्पिरेशन या शर्करा किण्वन, शुगर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। जो ग्लाइकोलिसिस है इसको अनाक्षी श्वसन, एनारेबिक रेस्पिरेशन या फिर शर्करा किण्वन, शुगर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा विमुक्त होती है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा क्योंकि अभी भी इसके कुछ समय पहले हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीजन के बिना इसमें ऊर्जा बनती है। यह अवस्था जो होती है वो अक्षी एवं अनाक्षी, एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित होती है। तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो अक्षी जब होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा तो भी और ऑक्सीजन के बिना होगा तो भी, दोनों में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है।
एक ग्लूकोज के अणु का जब ग्लाइकोलिसिस के थ्रू विघटन होता है तो उसके बाद यहाँ पे पायरुविक अम्ल बनता है और पायरुविक अम्ल का 2 अणु बनेगा। अगर एक अणु ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा तो उसमें पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। कितने बनते हैं पायरुविक अम्ल के? तो 2 अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को आरंभ करने में 2 अणु एटीपी व्यय होते हैं और इस प्रक्रिया को शुरुआत जब किया गया था तो 2 अणु एटीपी का खर्च किया गया, किंतु प्रक्रिया के अंत में इसको रिजल्ट के रूप में 4 अणु एटीपी प्राप्त हुए। 2 खर्च किए लेकिन हमें 4 मिल गया एटीपी के रूप में। ठीक, इस प्रकार से जो ग्लाइकोलिसिस है इसके परिणाम स्वरूप 2 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं, अर्थात कि 16,000 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 2 × 8,000 अर्थात कि 16,000 जो क्या है यहाँ पे ऊर्जा मिल जाती है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह प्रक्रिया जो होती है वो अनाक्सीय श्वसन या फिर एनारोबिक एवं ऑक्सीय श्वसन एरोबिक में एक समान दोनों में होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, चाहे वो ऑक्सीय श्वसन हो चाहे अनाक्सीय श्वसन हो, तो इसलिए जो प्रोसेस होती है दोनों में एक जैसा ही होता है। और इसमें अगर 2 एटीपी है तो उसे 4 बनेगा, 1 अणु ग्लूकोज का है तो 2 अणु पायरुविक अम्ल बनता है। और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो कि NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। तो NAD को 2NADH2 में बदलने के लिए काम आता है हाइड्रोजन के 4 परमाणु के द्वारा। अब है ऑक्सीय श्वसन का क्रेब्स चक्र। हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिए, अब है क्रेब्स चक्र। इसका वर्णन जो है, क्रेब्स चक्र का वर्णन हैंस क्रीब नामक व्यक्ति ने सन 1937 ईस्वी में किए। क्रेब्स चक्र जो है, क्रेब्स चक्र का वर्णन हैंस क्रीब ने सन 1937 ईस्वी में किया। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। जो क्रेब्स चक्र है इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। जो क्रेब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। एडीपी के 2 अणु एटीपी के 2 अणु बनते हैं। जो एडीपी होता है एडीपी जो होता है ना, उसके 2 अणु एटीपी के 2 अणु के बराबर ही बनते हैं। वहीं इस चक्र में हाइड्रोजन के 2-2 परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं। सब पॉइंट है याद करने वाला। हाइड्रोजन के 2-2 जो परमाणु है वो 5 बार मुक्त होते हैं और पूरे चक्र जो है 2 अणु पायरुविक अम्ल के होते हैं। पूरे चक्र में जो 2 अणु होते हैं वो पायरुविक अम्ल के होंगे और कुल लास्ट में जाके 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कि हम लोग इतना याद करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें तो ऊर्जा का उत्पादन कैसे कैसे होता है सब कोई मतलब नहीं है, नहीं से क्वेश्चन आते हैं। श्वसनीय पदार्थ क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का होता है और कार्बोहाइड्रेट और वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है। क्योंकि जैसे कि जो श्वसनीय होती है पदार्थ उसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है, इसके अलावा वसा का अपघटन होती है और प्रोटीन की अपघटन होते हैं। तो जो सबसे पहले अपघटन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, इसका श्वसन होगा, उसके बाद वसा का होगा, लास्ट में जब दोनों खत्म हो जाएगा भंडार उसके बाद प्रोटीन का नंबर आता है। लेकिन अभी तो इतना ना फैट है लोगों के पास कि प्रोटीन का नंबर आने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो अब इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का 8वां पोषक पदार्थ है, तो इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।